Hello, welcome to Gyan Nidhi classes. Today we are going to start chapter number 6, Natural Vegetation and Wildlife, class 7th, Geography. Natural Vegetation and Wildlife. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills comprising silent teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone shaped canopies on the mountain slope. She learned that those were coniferous trees. She noted blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendron from Manali as she was traveling up to Rohtang Pass. She was saw that land was covered with short grass and snow in some places. यहाँ पे सलीमा एक गर्ल है जो कि अपने समर कैंप के एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। वो बताती है कि वो अपने समर कैंप को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे अपनी वहाँ पे बिताई गई सारी मेमोरीज़ बहुत अच्छे से याद थी कि बस जैसे जैसे हाइट पर जा रही थी तो वह वहाँ की स्थलाकृतियाँ और नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देख के काफ़ी हैरान हो रही थी। घने जंगल में साल एवं सागवान के घने वन ट्रीज धीरे धीरे डिसअपियर यानी कि अदृश्य होते गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों और शंक्वाकार यानी कि शंकु के आकार के लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे। साथ ही साथ लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान बार बार जा रहा था। वे रेडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पे बर्फ से ढकी हुई थी। From Salima's observations, we summarize that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. With the change in height, the climate changes and the change is natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factor like slope and thickness of soil. यहाँ पे सलीमा के ऑब्जर्वेशन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाइट ऑफ लैंड यानी कि ऊंचाई पर जाते ही और वहाँ की वेजिटेशन के बीच में एक दूसरे से कुछ संबंध देखने को मिलता है। ऊंचाई में चेंज के साथ साथ वहाँ के क्लाइमेट में भी चेंज होता है और इसी वजह से वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन में भी बदलाव आता है। वेजिटेशन की ग्रोथ वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की जो मोटाई थिकनेस होती है इस जैसे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। द type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. यहाँ पे बताया गया है कि इन एस्पेक्ट्स में डिफरेंस के कारण किसी स्थान की नेचुरल वेजिटेशन की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है और बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन को तीन मेन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये जो तीन पार्ट्स हैं ये है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एंड लास्ट वन इज़ शॉप्स यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ और सबसे फर्स्ट वन है फॉरेस्ट विच ग्रोज where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest grown यानी कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर डेंस और खुले वन यहाँ पर विकसित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रासलैंड यानी कि घास स्थल विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन जो कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। शॉप्स यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ थ्रोनी शॉप्स एंड स्कॉप्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल ड्राई इलाकों में ही ग्रो होते हैं, वहाँ पे ही इनकी पैदावार होती है। सलीमा वॉज जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फिगर 6.2 के अंदर आप क्लियरली इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। थ्रोनी शॉप्स इस तरीके की कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं ये। इसके बाद आगे चलते हैं। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions,
thorny bushes and deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. यहाँ पे सलीमा हिमालय की यात्रा का अपने एक्सपीरियंस अपने फादर को बता रही है, और उसके फादर हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस पर ऑलरेडी जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट प्लेसेस में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की वेजिटेशंस के बारे में बताया। उन्होंने सब पोलर रीजन में शंकुधारी ट्रीज, डेजर्ट में कांटेदार झाड़ियाँ और आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय काठ वृक्ष यानी कि हार्डवुड ट्रीज के बारे में काफ़ी जानकारी दी। सलीमा इन सभी चीज़ों से समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है जो कि इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाने पर मिलती है। साथ ही साथ द चेंजेस in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन के प्रकार में बदलाव का मेन जो रीज़न देखने को मिलता है वहाँ की क्लाइमेट में बदलाव है। वो वर्ल्ड की डिफरेंट टाइप्स की जो नेचुरल वेजिटेशन है उनके गुण एवं वहाँ की माइग्रेट करने वाली जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट यानी कि वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज थिक फॉरेस्ट ऑक्यूर इन द रीजन near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, इबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर। जैसा कि हम फिगर में देख भी रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे कि हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। इस फॉरेस्ट को एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये घने वन इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के नज़दीक पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और ये पूरे वर्ष यहाँ पर जो है हैवी रेनफॉल होती रहती है, जो कि यहाँ का जो मौसम है कभी ड्राई नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन कहा जाता है। यहाँ घने पेड़ों की मोटी कैनोपीज़ का मतलब होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, यानी उसे वितान भी कहा जाता है, के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। और आमतौर पर यहाँ हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं जैसे कि रोजवुड हो गया, इबोनी है, महोगनी है, मुख्य रूप से यहाँ पाए जाने वाले ये ट्रीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसे कि हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are seal, teak, neem, and shisham. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport, and constructional materials. Tiger, lion, elephants, langurs, and monkeys are the common animals of these regions. जैसा कि हम फिगर में देख भी रहे हैं, यहाँ पे हमें दिखाया गया है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट किस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स है इसमें टाइगर है, गोल्डन लंगूर है एंड एलिफेंट्स है। इसमें बताया गया है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बताया गया है कि इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कि इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और मिडल अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए ड्राई सीजन में यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। यह हार्डवुड ट्रीज जिन्हें दृढ़काष्ठ वृक्ष कहा जाता है
और इन्हीं से ही फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाया जाता है। साथ ही साथ टाइगर हो गया, लॉयन है, एलिफेंट्स है, लंगूर और मंकी यहाँ के सामान्य जानवर है जो इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। फिगर 6.7 में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के ये एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड along द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट USA, South China and in southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. यहाँ पे बताया गया है कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिन्हें शीतोष्ण सदाबहार वन कहा जाता है, यह मध्य अक्षांश यानी कि मिड लैटिट्यूड के कोस्टल रीजन में लोकेटेड होते हैं और यहाँ सामान्यतः कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट पर पाए जाते हैं ये, जैसे कि साउथ ईस्ट अमेरिका है, साउथ चाइना है और साउथ ईस्ट ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे हार्डवुड और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसे शीतोष्ण पर्णपाती वन कहा जाता है। As we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forest. Figure 6.11 में हमें दिखाई दे रहा है ये। These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. And deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds like pheasants, monals are also found here. जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाए जाने वाले पक्षी हैं वो है पीजेंट्स दिखाई दे रही है, हमें मोनाल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये हाई लैटिट्यूड की ओर बढ़ने पर अधिक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में देखे जाते हैं, चाइना है, न्यूजीलैंड, चिले और वेस्ट यूरोप के कोस्टल रीजन यानी तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये अपनी जो पत्तियां हैं वो शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो है बाज, ऐश, बीच एसेट्रा और हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है और फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ देखने को मिलते हैं। Mediterranean vegetation. You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation. जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं। It is mostly found in the areas found the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. Citrus fruits such as oranges, figs, olives, and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. यहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में बताया गया है, जिसे हम भूमध्य सागर वनस्पति भी कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कॉन्टिनेंट के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट किनारों के अधिकांश जो भाग होते हैं उन्हें हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट से पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं। कॉन्टिनेंट के वेस्ट और साउथ ईस्ट किनारे यहाँ पे अलग हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति यानी मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के पास वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वेजिटेशन मेडिटेरियन के बाहरी प्रदेशों जैसे कि USA के कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में शुष्क यानी कि गर्म शुष्क, जिन्हें हम ग्रीष्म कहते हैं, एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश, जिसे सिट्रस कहा जाता है,
के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन को साफ किया है, और यहाँ वन्य जीवन भी इसी वजह से कम होने लग गया है। वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। धीरे धीरे वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को लोग क्लीन करते जा रहे हैं फार्मिंग के पर्पज़ से और वहाँ पे अपने घर बनाने के पर्पज़ से। नेक्स्ट इज कैनिफेरियस फॉरेस्ट। कैनिफेरियस फॉरेस्ट जिसे कि हम शंकुधारी वन भी कहते हैं। इन द हाई लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेक्युलर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड। जैसा कि फिगर में दिख रहा है हमें 6.13 ए एंड बी के अंदर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। जब वो गर्मियों के टाइम पे कितने ग्रीन दिख रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे स्नोफॉल हो रखा है, पूरी तरीके से कवर्ड है वो स्नोफॉल से। These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher latitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall, softwood, evergreen trees. These woods are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Match boxes and packing boxes are also made from softwood. Cheer, pine, cedar are the important variety of trees in these forests. Silver fox, mink, polar bear are the common animal found here. यहाँ पे बताया गया है शंकुधारी वनों के बारे में। यहाँ पे है कि जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि हाई लैटिट्यूड जिनका टेम्परेचर बेसिकली यहाँ बताया गया है कि 50 डिग्री 70 में भव्य शंकुधारी वन यहाँ पे पाए जाते हैं। एकदम ठंडा इलाका होता है ये, इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये जो वन होते हैं ये ज़्यादातर बहुत ही ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में बहुत ज़्यादा संख्या में देखा था। ये लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन्हीं पेड़ों के कास्ट का यूज़ करके लुगदी बनाई जाती है, जिसे पल्प कहा गया है, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के लिए काम आती है। नरम कास्ट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है माचिस एवं पैकेजिंग के लिए, साथ ही साथ बक्से बनाने के लिए किया जाता है। और चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड यानी कि घासस्थल। घासस्थल जिसमें फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घासस्थल। These grow on either side of the equator and extend till the tropics. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 6.14 में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और यहाँ पे जिराफ्स पाए जाते हैं। This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. They can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. Savanna grassland of Africa are of this type. Elephant, zebra, giraffes, deer, leopards are common in tropical grassland. ये यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। बेसिकली यहाँ बताया जो गया है ये जो वन है ये इक्वेटर के किसी तरफ भी उग जाते हैं और इक्वेटर के दोनों ओर से ट्रॉपिकल क्षेत्रों या इलाकों तक फैले होते हैं। यहाँ जो वेजिटेशन निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है और घास काफ़ी यहाँ की ऊंची यानी लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना ग्रासलैंड इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घासस्थल में हाथी, जैबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट of the continents. Usually grass here is short and nutritious, while buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate region. यहाँ पे बताया गया है कंडीली झाड़ियों के बारे में और ये जो है ये मिलती हैं बेसिकली ये बताया गया है ये मिड लैटिट्यूड यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के भीतरी भागों में पाई जाती है। यहाँ की जो घास होती है वो आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है और प्रदेशों में यहाँ पे सामान्यतः जो जंगली भैंसें पाई जाती हैं, बाइसन है, एंटीलोप भी चींटी खाते हैं, इस तरीके के यहाँ पे जानवर यहाँ पे
पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है थ्रोनी बुशेस। थ्रोनी बुशेस यानी कि कंटीली झाड़ियाँ। These are found in the dry desert-like regions. Tropical deserts are located in the western margins of the continents. The vegetation cover is scarce. Scarce means किसी चीज़ की कमी होना. Here, because of scanty rain and scorching heat, identify the desert region in the world map given. Can you name the Great Desert of India? क्या आप बता सकते हैं भारत के मरुस्थल के बारे में? Name some of the common animals of the desert which you have learnt earlier. यहाँ पे बताया गया है कि शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं ये कंटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान बेसिकली जो है वो है थार डेजर्ट। अगर आप ध्रुवीय, आगे बताया गया है, इफ़ यू रीच द polar region, you will find the place extremely cold. The growth of natural vegetation is very limited here. Only mosses, lichens, and very small shrubs are found here. It grows during the very hot summer. This is called tundra type of vegetation. This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia, and North America. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climate conditions. Seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here. जैसा कि हम फिगर में देख भी पा रहे हैं कि वॉलरस, पोलर बियर, यहाँ पे सील, ये सारे के सारे यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको बहुत ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित यानी कि लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ केवल काई है, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये शॉर्ट समर पीरियड के टाइम पर यहाँ पे विकसित हो जाती है। इसी को ही टुंड्रा प्रकार की वेजिटेशन कहा जाता है। और ये जो वेजिटेशन है ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर रीजन में पाई जाती है। और यहाँ के जो जानवर हैं उनके शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में भी सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले जो कुछ जानवर है वो है सील, वालरस, कस्तूरी बैल और पोलर आउल और साथ ही साथ पोलर बियर और बर्फीली। Salima's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements, so they cleared up the forest. Salima started wondering, forests are cleared, then where will the wildlife go? Will the forest take its original shape again? If people go on cutting the trees like these, will there be enough oxygen, water vapor, timbers, fruits, nuts available in future? Do you agree with Salima? Hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. Suggest some measures to conserve them. यहाँ पे सलीमा के जो फादर है उसे कुछ घने वनों की पिक्चर दिखाते हैं। कुछ पिक्चर्स में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग यानी वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल फार्मिंग और घर बनाने के लिए वहाँ की जगह चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा फिर सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो क्या वन्य जीवन वहाँ पे जी पाएंगे और कहाँ जाएंगे? क्या वे वन फिर से वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार से पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे क्या? क्या आप सलीमा से सहमत है? अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता यानी डाइवर्सिटी में हो रही कमी पर डिस्कशन भी करें और इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट है डू यू नो। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे चैप्टर में बताए गए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है जिसमें बताया गया है कि भूमध्य वृक्ष जो कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल एवं पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं ये, और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण ही विश्व का ऑर्चर्ड
यानी कि विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। Next point is the tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell why? यहाँ पे बताया गया है कि ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। और क्या आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। Next is anaconda, one of the world's largest snake is found in the tropical rainforest. It can kill and eat a large animal such as a crocodile. तो यहाँ पे बताया गया कि जो एनाकोंडा है विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवर को मार और खा भी सकता है। नेक्स्ट इज टेगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। टेगा का मतलब बेसिकली रशियन लैंग्वेज में माना जाता है शुद्ध या फिर अछुआ। लास्ट वन इज ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे किस किस नाम से इनको जाना जाता है। जैसे कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर सवाना के नाम से हम जानते हैं, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, और अर्जेंटीना के अंदर पैम्पॉस, अमेरिका प्रियरी, अफ्रीका वेल्ड, एशिया स्टेपी एंड ऑस्ट्रेलिया डाउन। थैंक यू।